नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सौर मंडल में एक के केंद्र में सूर्य है और कुछ ग्रह हैं। सूर्य केंद्र में है, उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये हमारा एक तरह से है का परिवार सौरमंडल कहलाता है। तो सूर्य में जितने भी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं। यानी क्षुद्र ग्रह धूमकेतु भी सौरमंडल के ही एक भाग हैं। सौरमंडल में 99.99% जो द्रव्यमान है वो सूर्य का है। तो सूर्य जो जितना भी सौरमंडल का द्रव्यमान है उसका जो सूर्य का द्रव्यमान है 99.99% है। सौरमंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो एक कोने में स्थित है हमारा सौरमंडल। तो उसमें हम बात करते हैं पहले सूर्य की। तो सूर्य आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य एक गोलाकार कक्षपथ 250 किलोमीटर प्रति सेकंड 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी की केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है। तो सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में मंदाकिनी के 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसी अवधि को अर्थात 25 करोड़ वर्ष जो लगते हैं इसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य जो है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। सूर्य जो है, जो हमारा सन है, वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 3,33,000 गुना भारी है। लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। 5 अरब वर्ष सूर्य की आयु है। और सूर्य का व्यास जो है 13,91,016 किलोमीटर है। सूर्य के रासायनिक संगठन में 71% जो है वो हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, 2.5% लिथियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। तो सूर्य नाभिक के संलयन अभिक्रिया करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अभिक्रिया करता है सूर्य। यह प्रक्रिया ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन, जिससे वो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। सूर्य क्या करता है? हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। सूर्य की संरचना। सूर्य का केंद्रीय भाग जो होता है वो कोर कहलाता है, कोर। इसका तापमान 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य के कोर का। और जो उसका बाहरी सतह है उसको प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के बाहरी सतह को हम प्रकाश मंडल, इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं, जो दीप्तमान सतह के रूप में जाना जाता है। और जो फोटोस्फीयर होता है उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सौर ज्वालाएँ, सोलर प्रोमिनेंसेस। बाहरी सतह पर उठने वाली लपटें जो होती हैं वो सौर ज्वालाएँ कहलाती हैं, जिनकी पहुँच 10 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। अब हम बात करते हैं वर्णमंडल की, क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल।
ये जो होते हैं प्रकाश मंडल, ये प्रकाश मंडल के वे किनारे होते हैं जो वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं होते हैं। इनका रंग जो है वो लाल होता है। तो वायुमंडल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये जो होते हैं प्रकाश मंडल के किनारे होते हैं और ये अवशोषण कर लेते हैं वायुमंडल के प्रकाश का, इसी कारण ये चमक नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं हम किरीट की। किरीट यानी इंग्लिश में बात करते हैं कोरोना। कोरोना यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाहरी भाग है। जो एक्स किरण जो उत्सर्जित करने का काम किसका है? कोरोना का यानी किरीट का, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो जो किरीट है अर्थात कोरोना, वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अब बात करते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं, फ्रॉनहोफर लाइंस, ये काली रेखाएं होती हैं। तो फ्रॉनहोफर लाइंस कैसी होती हैं? काली रेखाएं होती हैं जिन्हें सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। सौर कलंक, सन स्पॉट, सौर कलंक जो होता है कोरोना में विद्यमान काले रंग के धब्बे जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से कम होता है। सूर्य की सतह के तापमान से कम होता है, सौर कलंक कहलाता है। तो सौर कलंक का जो तापमान होता है वो सूर्य की सतह से कम होता है। इसमें विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। इन कलंकों से उत्पन्न ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में झंझावात उत्पन्न होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही झंझावात उत्पन्न होता है जो उपग्रह आदि को भी प्रभावित करता है। सौर कलंकों का जो एक चक्र है लगभग 11 वर्ष होता है। तो सौर कलंक का चक्र कितना होता है? 11 वर्ष होता है सौर कलंकों का एक चक्र। हम बात करेंगे सौर पवन की। तो जो सौर पवन, सोलर विंड, सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन अणुओं के नाभिक की धारा को ही हम सौर पवन कहते हैं। तो सौर पवन जो होते हैं कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की धाराएं हैं। हम बात करेंगे ध्रुवीय ज्योति की। ध्रुवीय ज्योति उत्तर ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस वे नज़ारे हैं जो रोशनी की बरसात का आभास करवाते हैं। तो ऑरोरा बोरियालिस जो हैं वो उत्तरी ध्रुव पर हैं और जो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस है वो दक्षिणी ध्रुव पर हैं। और ये जो होते हैं रोशनी की बरसात का आभास कराते हैं। ये वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? वायुमंडल और सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होते हैं ध्रुवीय ज्योति। सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में हुआ था। उसमें आकाशीय पिंडों को 3 भागों में बांटा गया है। जो आकाशीय पिंड हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह। तो परंपरागत ग्रह की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। हम बात दूसरा है बोने ग्रह। बोने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो, चेरान और सेरस आते हैं। बोने ग्रह को हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, इंग्लिश में एस्टेरॉयड हो गया। तो इसमें नाम हमें कौन कौन से हो गए इंपॉर्टेंट? चेरान, सेरस और प्लूटो, ये हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। हम बात करेंगे लघु पिंड की। तो लघु पिंड में उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते हैं। लघु पिंड में उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते हैं। ग्रह, सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे सूर्य हमारा यहाँ पे सन है तो इसके चारों ओर जो परिक्रमा करता है वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। और ये जो ग्रह हैं वो सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं।
ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और अपनी परिक्रमण कक्षा पाई जाती है। ग्रहों में क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ग्रहों का अपना परिक्रमण कक्षा होता है। अब हम बात करेंगे पार्थिव ग्रह की। पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह के श्रेणी में आते हैं। और बृहस्पतिय यानी जोवियन या बाह्य ग्रह। तो जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो हैं जोवियन ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और ये वरुण है। तो जो अंदर के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल से आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इसे बाह्य ग्रह बोलते हैं या फिर जोवियन ग्रह बोलते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं उनके क्रम भी। आकार के अनुसार बड़े से छोटा ग्रहों का क्रम। तो बड़ा ग्रह कौन कौन? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद है फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, मंगल और बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। फिर उसके बाद शनि का नंबर आएगा, फिर अरुण का नंबर आएगा, फिर वरुण का नंबर आएगा, फिर पृथ्वी का नंबर आएगा, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो इस तरीके से हमारे 8 ग्रह हो जाएंगे आकृति के अनुसार। इस तरीके से हम डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे बीच में हमारा क्या है? बीच में हमारा शुक्र है, बुध, सूर्य है। यहाँ पे सूर्य के बाद जो है सूर्य है, फिर बुध, बुध के बाद फिर शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। ये चारों आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं, चारों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, पृथ्वी के बाद क्या है? बृहस्पति है, फिर शनि, फिर यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। इस तरीके से हमारा डायग्राम हो गया सौरमंडल का। यम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के प्राग यानी चेकोस्लोवाकिया सम्मेलन में हुआ था 2006 में। वहाँ प्लूटो को सौरमंडल से बाहर का ग्रह माना गया है। इसमें ग्रह की नई परिभाषा दी गई थी, जिसमें ये कहा गया कि वे आकाशीय पिंड ही सौरमंडल के ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह उसे माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अन्य ग्रहों की कक्षा का परिक्रमण नहीं करते, यानी दूसरे के ग्रह को नहीं काटते हैं। यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो का सौरमंडल के ग्रहों से बाहर कर दिया गया। तो सौरमंडल से प्लूटो को क्यों बाहर किया गया? क्योंकि इसने वो जो है प्लूटो यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण कर रहा था। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि हमारा सूर्य है और ये प्लूटो जो है ये इसकी कक्षा का परिक्रमण कर रहा था, इसी कारण से यहाँ पे परिक्रमण काट रहा था। इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट ग्रह है यहाँ बुध, मरक्यूरी बुध जो है सौरमंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध और सूर्य के करीब होने के कारण ही यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है, सबसे कम समय में करता है। आकार की दृष्टि से जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है, ये नोट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि किन किन ग्रहों का उपग्रह नहीं है। एक ग्रह और है जिसका उपग्रह नहीं है, वो हम अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो जो बुध है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है और बुध का कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। बुध का वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए इसका तापांतर अधिक पाया जाता है। दिन में इसका तापमान 467 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पहुंच जाता है। बुध ग्रह पर कैरिलिस बेसिन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे शुक्र की यानी वेनस। शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है। इसे जो है पृथ्वी की बहन ग्रह सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है
तो शुक्र को यानी जो वेनस को हम पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं। पृथ्वी का ये सबसे निकटतम ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो एक बुध था और दूसरा शुक्र है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का ये सबसे निकटतम ग्रह है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है पृथ्वी का, तो शुक्र है। शुक्र को हम भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। शुक्र जो है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह सर्वाधिक शुक्र है। बुध मत लगा देना नज़दीक होने के कारण, लेकिन जो सब सर्वाधिक गर्म है वो शुक्र है। 480 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण ये सबसे चमकीला भी ग्रह है। इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। परिक्रमण कैसा होता है इसका, पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। तो यहाँ हम देख सकते हैं नियरेस्ट ग्रह में पृथ्वी का जो नियरेस्ट ग्रह है वो शुक्र है, उसके बाद मंगल है, फिर बुध है, और ये हम आते हैं पृथ्वी की बात करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में भी ये सबसे बड़ा है। आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा है और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री है। तो इम्पोर्टेंट आता है, अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है और कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है निकटतम तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, और जो ये 4.5 प्रकाश वर्ष हैं। सूर्य का एकमात्र उपग्रह पता ही होगा आप लोगों को, चंद्रमा है, चंदा मामा। तो चंदा मामा की बात कर लेते हैं। मून चंद्रमा। सेलेनोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक नंबर का कभी कभी कि चंद्रमा की आंतरिक स्थिति सतह का अध्ययन को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। शांत सागर चंद्रमा का पिछला अंधकारपूर्ण भाग है। यह एक तरह का धूल का मैदान है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष आयु का है। क्योंकि यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष आयु का है। जितना पुराना पृथ्वी है उतना ही पुराना हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर लिबनिटीज पर्वत है जो 10,668 मीटर है। लिबनिटीज पर्वत सर्वोच्च शिखर है चंद्रमा का। पृथ्वी से चंद्रमा का हम 59% भाग ही देख पाते हैं। अब बात करते हैं हम अपभू की, एपोजी। ये इम्पोर्टेंट है, आता है एपोजी अपभू। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है, जब अत्यधिक दूरी पर होता है तो वह स्थिति जो होती है वो अपभू यानी एपोजी कहलाती है। और यह है लगभग 4,06,699 किलोमीटर है। फिर है उपभू यानी पेरिजी जो है वो चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर रहेगी 3,56,399 किलोमीटर पर होता है तो उसे उपभू कहते हैं। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है, उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है तो उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है। और चंद्रमा की कुछ बातें जैसे कि पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। व्यास चंद्रमा का 3,473 किलोमीटर है। चंद्रमा का घनत्व जल के घनत्व का 3.3 है। पृथ्वी के संदर्भ में द्रव्यमान अर्थात 1/81 द्रव्यमान है, यानी जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है उसको 81 से भाग करो तो चंद्रमा का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, यानी मार्स की। मंगल
को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट्स भी कहते हैं। रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लो ऑक्साइड पाया जाता है। लो ऑक्साइड पाया जाता है मंगल की सतह पर, इससे रंग लाल हो जाता है। मंगल के 2 ध्रुव हैं, वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु की तरह परिवर्तन होता है मंगल पे भी। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुकी होने के कारण होता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। तो फोबोस और डेमोस किसके उपग्रह हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है। तो मंगल के उपग्रह हैं फोबोस और डेमोस। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ओलिपस मेसी एक ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी। और निक्स ओलंपिया क्या है, वो एक पर्वत है। हम बात करेंगे बृहस्पति की यानी जुपिटर की। जुपिटर आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। गैसों से निर्मित ग्रह है। जो ग्रह हैं वो गैसों से निर्मित ग्रह है। वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मतलब जो बृहस्पति का जो वायुमंडल है वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। बृहस्पति से रेडियो तरंगे भी प्रसारित होती है। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति पे एक विशाल गड्ढा है और जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं शनि की, सैटर्न जो है वो सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि है। इसके चारों ओर वलय यानी रिंग पाए जाते हैं, जिसकी संख्या लगभग 10 है, यानी 10 ही है। शनि के 62 उपग्रह हैं, इसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं और टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है, शनि है। यह जो है पीले तारे की तरह नज़र आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आकाश में पीले तारे की तरह नज़र आता है। हम बात करते हैं अरुण की यानी यूरेनस की। आकाश पर मीथेन की अधिकता होने का अरुण पर मीथेन की अधिकता होने के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। तो हरा रंग का दिखाई देता है हमारा अरुण जो है वो हरा रंग का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि मीथेन जो है यहाँ पे मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, इसीलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। जो अरुण है वो पूर्व से पश्चिम में घूमेगा और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम में घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, इसीलिए सूर्योदय यहाँ पर पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें प्रमुख हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। अरुण के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। ये सब छल्ले हैं जो अरुण के चारों ओर पाए जाते हैं। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण को। और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटेनिया। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटेनिया। हम बात करेंगे वरुण के बारे में। वरुण यानी नेपच्यून। तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण है। तो वरुण के कितने उपग्रह हैं, 13 उपग्रह हैं। ट्राइटन चंद्रमा से भी बड़ा है। ट्राइटन जो उपग्रह है इनका चंद्रमा से भी बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद है। नेयाद सबसे छोटा उपग्रह है और वरुण का जो रंग है वो हल्का पीला है। वरुण का रंग कैसा है, हल्का पीला है वरुण का रंग। ग्रह संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखेंगे हम, जैसे कि बुध और शुक्र, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा था, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है और पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हमने पढ़ा था। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं,
बृहस्पति के हैं और शनि के 62 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के 13 उपग्रह हैं। अगर हम पृथ्वी से नज़दीक के तो शुक्र जो है सबसे नज़दीक है पृथ्वी का, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद फिर बुध का नंबर आता है। अगर हम व्यास की बात करें तो सबसे अधिक व्यास हमारा बृहस्पति का है, बृहस्पति का व्यास सबसे अधिक है और बुध का व्यास सबसे कम है। अगर हम परिभ्रमण यानी समय, दिन या मतलब कितने घंटे वो परिभ्रमण करता है यानी अपने अक्ष पर घूमता है, तो सबसे अधिक समय लगता है शुक्र को। शुक्र जो है 243 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, जबकि सबसे कम समय लगता है पृथ्वी को जो 9.9 घंटे है। अगर हम परिक्रमण का समय देखें तो सबसे कम समय लगता है बुध को, वैसे दूरी के हिसाब से, और सबसे अधिक समय लगता है वरुण को। अगर हम सूर्य से मध्यमान सब दूरी डिस्टेंस देखें तो पृथ्वी का डिस्टेंस हमने देखा ही तो 1498 है और दूरी के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ती ही चली जाती है, तो सबसे अधिक डिस्टेंस पे वरुण है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार। प्राचीन काल में लोग जो हैं तारे की दिशा देखकर, तारे को देखकर ही दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। यानी दिशा का ज्ञान करने के लिए जो प्राचीन काल में जो लोग थे वो तारे को देखकर ही पता लगाते थे। तो ध्रुव तारा पोल स्टार एक ऐसा तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। तो पृथ्वी के उत्तर में कौन सा तारा है? ध्रुव तारा पृथ्वी के ठीक उत्तर में है। तो यह बताना कठिन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ध्रुव तारा की दूरी पृथ्वी से लगभग 47 प्रकाश वर्ष है, 47 प्रकाश। अब बात करते हैं हम सप्तर्षि यानी ग्रेट बियर। ग्रेट बियर जो है सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। ये 7 तारों का समूह है। आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है, आकाश में ये उत्तर की ओर दिखाई देता है। इसमें 7 तारों के नाम हैं ऋतु, पुलस्त्य, छत्री, अंगिका, वशिष्ठ, मरीचि। तो 7 तारे हो गए ये। अब इस तरीके से दिया गया डायग्राम कि ये मरीचि है, यहाँ पे मरीचि, फिर वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, ऋतु और यहाँ पे ध्रुव तारा अलग है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तारे ये हो गए, ध्रुव तारा इसके अलग हो गए, दोनों उत्तर में दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं डॉपलर इफेक्ट को। जब हम किसी रेल पटरी के पास खड़े होते हैं और सीटी बजाता हुआ रेल इंजन गुजरता है तो हम पाते हैं कि जब इंजन ध्वनि स्रोत हमारे ओर आता है तो सीटी का आवाज़ अधिक तीव्र मालूम पड़ती है। यानी कोई भी अगर स्रोत हमारे तरफ आता है तो तीक्ष्ण मालूम पड़ता है, अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। ध्वनि की आवृत्ति एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती होती है। और जब इंजन हमसे दूर जाता है तो सीटी की आवाज़ कम तीक्ष्ण मालूम पड़ती है, अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति घटी हुई मालूम पड़ती है। अतः जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता प्रेक्षक की अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। यानी स्रोत और श्रोता के बीच में यदि अपेक्षित गति होती है तो क्या होगा? आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। तो इसी घटना को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव समझ में आ गया। जब स्रोत और श्रोता के बीच में अपेक्षित गति, तो अपेक्षित गति होगा, ध्वनि की आवृत्ति में क्या होगा? आभासी परिवर्तन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। टॉलेमी ने माना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो पोलैंड के खगोलविद कोपरनिकस ने 1543 में इस मत में परिवर्तित कर दिया और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो ये कोपरनिकस ने क्या कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्होंने सौरमंडल की भी खोज की कोपरनिकस ने। सूर्य के केंद्रित परिकल्पना के अनुसार आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। जोहानस केपलर ने ग्रहों के, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जोहानस केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम प्रतिपादित किए थे। तो ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए थे? जोहानस
केपलर ने। हम बात करेंगे हम क्षुद्र ग्रह की, एस्टेरॉइड्स की। तो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। तो इसे हम याद करना है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड की बेल्ट है। इन्हें अवांतर ग्रह भी कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? अवांतर ग्रह भी हम कहते हैं, जो अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस, जो 1032 किलोमीटर तक फैला है। इसे गिसेप्पे पियाजी ने खोजा था। तो गिसेप्पे पियाजी ने खोजा था सेरेस को। एरिस, जेना और वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। तो एरिस भी और वेस्टा भी एक क्षुद्र ग्रह हैं। हम बात करेंगे धूमकेतु की, कॉमेट्स। धूमकेतु जो है आकाशीय धूल, गैसें व हिमकणों से निर्मित पिंड हैं, जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं अनियमित कक्षा में। धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। इन्हें ही हम धूमकेतु भी कहते हैं या फिर पुच्छल तारे कहते हैं। इनका पूंछ तो वैसे नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये सूर्य के नज़दीक आते हैं तो सूर्य की गर्मी के कारण ही इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती हैं। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध धूमकेतु है उसका नाम है हेली है। हेली का आवर्तकाल 76 वर्ष है। 1994 में शुमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। टेम्पल 1, हैलबोप, एंकी कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु हैं। तो टेम्पल 1 धूमकेतु है, हैलबोप भी धूमकेतु है, एंकी भी धूमकेतु है। उल्का एवं उल्कापिंड, मेटेओर्स एंड मेटियोराइट्स। उल्का धूल एवं गैस से निर्मित लघु पिंड है। तो उल्का क्या है? गैस और धूल से निर्मित लघु पिंड है, निर्मित छोटा सा पिंड है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडल घर्षण के कारण जल कर नष्ट हो जाते हैं। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इन्हें उल्कास्म, शूटिंग स्टार कहते हैं, अर्थात शूटिंग स्टार उल्कास्म कहते हैं। बड़े उल्कास्म जो होते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। जो बड़े होंगे उसे उल्का पिंड कहते हैं, और जो छोटे होते हैं उसे शूटिंग स्टार अर्थात उल्कास्म कहते हैं। इस प्रकार हम उल्का और उल्का पिंड, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ तक तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।